नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी का स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 2 फरवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इनका आयोजन उपरोक्त दोनों यानी कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों ही यूनियन टेरिटरीज में हो रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का ये चौथा संस्करण है और इसके जो चारों संस्करण हुए हैं उनका आयोजन जम्मू कश्मीर में इससे पहले हुआ था। ठीक है, पहली बार है कि लद्दाख में भी इसकी कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। तो इसके आयोजन की बात करें तो ये पहला भाग जो है इसका 2 से 6 फरवरी तक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में होगा। उसके बाद दूसरा भाग इसका 21 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा और इसका शुभंकर घोषित किया गया है CNAC यानी हिम तेंदुआ जो होता है उसको इसका शुभंकर घोषित किया गया है। और इन खेलों का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा 2 फरवरी को NDS स्टेडियम लेह में उद्घाटन इसका किया जाएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्रभूमियों की खराब होती स्थिति को देखते हुए 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में वेटलैंड कन्वेंशन को अपनाया गया था और पहली बार जो है ये दिवस 1997 में मनाया गया था। 2024 की थीम रही है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण और 2023 की थीम थी निम्नीकृत आर्द्रभूमियों को पुनर्जीवित और पुनर्व्यवस्थित करना। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 फरवरी को। प्रतिवर्ष 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2024 में इसका 48वां स्थापना दिवस मनाया गया है। भारतीय तटरक्षक की स्थापना मूल रूप से 1 फरवरी 1977 को की गई थी। 18 अगस्त 1978 को संसद द्वारा आधिकारिक तौर पर 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इंडियन कोस्ट गार्ड या भारतीय तटरक्षक बल की बात करें तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को तटरक्षक अधिनियम 1978 के द्वारा की गई थी। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के अधीन ये आता है। ठीक है, भारत की जो तीनों सेनाएं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एवं इंडियन कोस्ट गार्ड ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो अर्धसैनिक बल है जैसे BSF, CISF ये सभी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को। इसके महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो राकेश पाल इसके वर्तमान महानिदेशक हैं और ये 25वें महानिदेशक है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो वयम रक्षामि अर्थात हम रक्षा करते हैं, इसका आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न है, विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका आयोजन फरवरी के पहले सप्ताह में किया जाता है यानी 1 से 7 फरवरी तक। प्रतिवर्ष विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह यानी वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक का आयोजन फरवरी के प्रथम सप्ताह में जो 1 से 7 फरवरी तक किया जा रहा है। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक का पहली बार 23 सितंबर 2010 को जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा को प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, और 20 अक्टूबर 2010 को इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अपना लिया गया था सर्वसम्मति से और पहली बार ये दिवस 2011 में मनाया गया था। ठीक है, तो जॉर्डन के किंग हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था इसको मनाने का। 2024 की थीम की बात करें तो शांति के लिए एकजुट थीम रही है और 2023 की थीम थी संकटग्रस्त विश्व में सद्भाव। ठीक है, तो आपको जो है 2024 की याद रखनी है। अगला प्रश्न है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं चंपई सोरेन। ठीक है, और इनको 10 दिवस के अंदर जो है अपना बहुमत साबित करना होगा। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन को झारखंड का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। 1991 में सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में ये लगातार कार्यरत हैं। ठीक है, मतलब वहाँ से लगातार जीतते आ रहे हैं और झामुमो के प्रति उनके समर्पण और झारखंड आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए उन्हें झारखंड टाइगर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो झामुमो पार्टी यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित है ये। और झारखंड की बात करें तो 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। रांची इसकी राजधानी है और CP राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं और इन्होंने ही इनको शपथ दिलाई है। ठीक है, लोकसभा की सीट 14 हैं, राज्यसभा की सीट 6 हैं और विधानसभा की सीट यहाँ पर 81 हैं। भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत INS संध्याक का जलावतरण कहाँ होगा? ठीक है, तो इसका जलावतरण किया जाएगा विशाखापट्टनम में। भारतीय नौसेना के लिए L&T एंड GRSE यानी लार्सन एंड टूब्रो और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स ये कोलकाता में स्थित कंपनी है। ठीक है, द्वारा निर्मित किए जा रहे सर्वे वेसल्स परियोजना के 4 जहाजों में पहले संध्याक को 3 फरवरी 2024 को विशाखापट्टनम में कमीशन या जलावतरण किया जाएगा। ठीक है, नया सर्वेक्षण जहाज 2 डीजल इंजनों से संचालित है
और यह 18 समुद्री मील से ज़्यादा की गति से चलने में सक्षम है। इस पोत की प्राथमिक भूमिका सुरक्षित समुद्री नेविगेशन होगी और यह बंदरगाहों, नौवहन चैनलों, तटीय क्षेत्रों, गहरे समुद्रों के पूर्ण पैमाने पर हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करेगा। अब हम सर्वे वेसल्स लार्ज यानी SLV प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। ये क्या है? तो ये 4 SLV जहाज़ों के निर्माण के लिए 30 अक्टूबर 2018 को रक्षा मंत्रालय और GRAC यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स कोलकाता के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, तो ये 4 शिप का निर्माण करेगा। तो इसमें पहली शिप थी INS संध्याक। ठीक है, और इसको जो है लॉन्च किया गया था 5 दिसंबर 2021 को। तो लॉन्च का मतलब होता है जो कंपनी बना रही है वो उसको बनाने का निर्माण शुरू कर देती है। ठीक है, और अधिग्रहित का मतलब होता है जब ये नेवी को सौंपी जाती है ट्रायल के लिए। ठीक है, तो ये 4 दिसंबर 2023 को नेवी को ट्रायल के लिए सौंप दी गई थी। और कमीशन का मतलब होता है जब ये नेवी में कार्यरत हो जाएगी और इससे नियमित सेवाएं ली जाने लगेंगी। ठीक है, तो 3 फरवरी 2024 को ये कमीशन होगी और ये पहली सर्वे वेसल्स होगी। ठीक है, और दूसरी सर्वे वेसल्स है निर्देशक। ठीक है, INS निर्देशक, ये 26 मई 2022 को लॉन्च की गई थी, यानी इसका निर्माण हो रहा है। और तीसरी INS इच्छक, इसका भी 26 नवंबर 2022 को लॉन्च की गई थी और इसका भी निर्माण शुरू हो गया है। और INS संध्याक को लॉन्च किया गया था 13 जून 2023 को, चेन्नई में इसको लॉन्च किया गया था और इसका निर्माण शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये तीनों अभी निर्माणाधीन हैं, जबकि INS संध्याक को 3 फरवरी 2024 को कमीशन कर दिया जाएगा या जलावतरण कर दिया जाएगा नेवी में। INS संध्याक की बात करें तो इससे पहले भी इस नाम की अन्य पोत भारतीय सेना में थी। ठीक है, जो एक सर्वेक्षण जहाज था जो 1981 में नौसेना में शामिल किया गया था और 2021 में सेवा मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर में भारत के मुख्य क्षेत्र जो कोर सेक्टर होता है कि उत्पादन वृद्धि सालाना आधार पर 14 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। तो ये कितनी आ गई है? तो ये आ गई है 3.8%। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर में भारत के मुख्य क्षेत्र की उत्पादन वृद्धि सालाना आधार पर 14 महीने के निचले स्तर पर यानी कि 3.8% पर आ गई है। पिछले महीने ये 7.9% की तुलना में इसमें तीव्र गिरावट का कारण क्या है? तो इसमें उच्च आधार और 6 घटकों में मंदी देखी गई है। ठीक है, और केवल 2 क्षेत्रों में ही वृद्धि देखी गई है, उर्वरक और सीमेंट में। तो इसमें कुल 8 सेक्टर शामिल किए जाते हैं, जिनमें से 6 में मंदी देखी गई है या कमजोरी देखी गई है, केवल 2 में ही वृद्धि देखी गई है। उच्च आधार का मतलब क्या होता है? तो पिछले दिसंबर 2022 में जो इसकी ग्रोथ रही होगी वो ज़्यादा रही होगी और जो 2023 के दिसंबर में इसमें इसकी तुलना में जो है कमी दर्ज की गई है। तो ये माना जाता है उच्च आधार, यानी इससे तुलना करी जाती है। तो इसलिए उच्च आधार और 6 घटक क्षेत्रों में मंदी के कारण ये जो है गिरावट देखने को मिली है। कोर सेक्टर क्या होता है? तो प्राथमिक उद्योग जिसका अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव पड़ता है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उसको कोर सेक्टर कहा जाता है। भारत में 8 उद्योगों को कोर सेक्टर में शामिल किया जाता है। ये कौन कौन से हैं? तो बिजली, स्टील, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस और उर्वरक। ठीक है, कभी कभी सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन कोर सेक्टर में शामिल नहीं है या शामिल है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। तो पहली खबर है, चीन 2023 में जापान को पीछे छोड़कर विश्व का शीर्ष वाहन निर्यातक देश बन गया है। ठीक है, चीन ने जो है 2023 में 5.22 मिलियन वाहनों का निर्यात किया था, जबकि इसी वर्ष में जापान ने 4.42 मिलियन वाहनों का निर्यात किया था। तो चीन अब आगे निकल गया है वाहनों को निर्यात करने के मामले में। पहला मंगलोर बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट, ठीक है, 16 से 18 फरवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा। तो ये पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट है और कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। मोबाइल फोन निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स पर आयात शुल्क को केंद्र सरकार ने 15% से घटा करके 10% कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने औद्योगिक रूप से उत्पादित और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ट्रांस फैटी एसिड को खत्म करने में प्रगति को स्वीकार करते हुए अपना पहला प्रमाण पत्र जारी किया है। और ये जो पहला प्रमाण पत्र दिया गया है वो 5 देशों को दिया गया है, यानी जो ट्रांस फैट होता है, जो बैड फैट माना जाता है, गलत फैट माना जाता है, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड को पहला प्रमाण पत्र जारी किया गया है। एनटीपीसी की सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने महाराष्ट्र सरकार के साथ हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 80,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है। तो जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है वो महाराष्ट्र राज्य में निवेश करेगी
हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 80,000 करोड़ रुपए। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग में जमा या टॉपअप स्वीकार करने से रोक लगा दी है। ठीक है, तो इसमें कोई भी नया खाता या फिर किसी प्रकार का लेन देन नया नहीं किया जा सकेगा। केवल जो वर्तमान में ग्राहक मौजूद हैं वो अपना पैसा यूज कर सकते हैं। ठीक है, खर्च कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना नया पैसा जमा होगा और ना ही नए खाते खोले जाएंगे। तो अब इस पर रोक लगा दी है पेटीएम पेमेंट बैंक पर। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जनवरी में वस्तु एवं सेवा कर का संग्रह सालाना आधार पर 10.4% बढ़कर 1.72 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। यह किसी महीने में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है। चालू वित्त वर्ष में 3 महीने ऐसे रहे हैं जब संग्रह 1.70 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 2 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए एवं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में मदद मिले। धन्यवाद।